Students, I hope you all are fine at your places. So students, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स एंड नीड फॉर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन. सो हम आज की वीडियो में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें एट द स्टेज ऑफ द प्रपोज़ल रिक्वायर्ड हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब एक प्रपोज़ल फिक्स होता है बिटवीन द टू पार्टीज़, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, तो उस टाइम पर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं. सो फर्स्ट हेयर इज़ द प्रपोज़ल फॉर्म. अब क्या होता है प्रपोज़ल फॉर्म, देखिए. Proposal form is the basic format which is filled in by the proposer who wants to take an insurance policy. So students, proposal form क्या होता है? ये एक तरह का basic format होता है जो कि हम भरते हैं, जो कि एक परचेज़र कह लो या एक प्रपोज़र कह लो, हम ही भरते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस. तो ये एक तरह के क्या है, इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन है. तो यहाँ पर अब प्रपोजल फॉर्म के 3 पोर्शंस गिवन हैं. फर्स्ट इज द फर्स्ट गिव्स डिटेल्स अबाउट द प्रपोजर. तो फर्स्ट में क्या आता है, जिसमें हम अपना एक परचेज़र या प्रपोज़र अपने बारे में डिटेल्स देता है, जैसे उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन एंड द डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट ही वांट्स टू टेक एंड द नेम ऑफ द नॉमिनी टू whom the money is payable in case the policy holder does not survive to take the maturity amount. So फर्स्ट पोर्शन में क्या होता है, एक प्रपोज़र का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और बाकी इंश्योरेंस के लिए भी कुछ डिटेल्स, और उसके साथ साथ हमें एक नॉमिनी का भी नेम देना होता है कि वो इसलिए कि ताकि अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो मैच्योरिटी अमाउंट को ना ले सके तो उस केस में एक नॉमिनी होता है जो जिसे पॉलिसी का अमाउंट पे किया जाएगा. देन सेकेंड पॉइंट इज their second portion relates to the details of the insurance policy. तो सेकेंड पोर्शन किससे लिंक होगा, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल होगी, दैट द प्रपोजर ऑलरेडी पोजेसेस. यहाँ पर कहते हैं कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स हमें देनी होंगी जिसकी पोजेशन परचेजर पर ऑलरेडी है. द प्रेजेंट हेल्थ कंडीशंस एंड द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हिज हेल्थ, कि किसी की भी तरह की सिकनेस तो नहीं है, किसी भी तरह का उन्हें एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, या उन्हें कोई और हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में कवर होती है, सेकंड पोर्शन में. दिस इज़ अ detailed questionnaire and the proposer is expected to reply to each question truthfully and honestly. तो ये क्या है, एक तरह का डिटेल्ड क्वेश्चननेयर है. तो ये प्रपोजर का काम बनता है कि हर एक क्वेश्चन का ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली जवाब दे. अ फीमेल प्रपोजर हैज़ टू रिप्लाई टू सर्टेन एडिशनल क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या है, जो फीमेल प्रपोजल है तो उन्हें भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा इन द क्वेश्चननेयर. और जो लास्ट पोर्शन है वो लिंक करता है टू द डेक्लारेशन. थ्रू दिस डेक्लारेशन जो प्रपोजर है अफर्म्स द वेरिसिटी ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द प्रपोजल फॉर्म इन रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा किसी भी फॉर्म के अंदर एक डेक्लारेशन भी लिखी होती है. तो जब जो डेक्लारेशन है, उसका कॉलम है डेक्लारेशन का, वो किस में आ जाता है, आपका लास्ट पोर्शन में. वो इसलिए पूछा जाता है कि ताकि जो स्टेटमेंट्स की वेरिसिटी है उसे अफर्म किया
जा सके, उसे पक्का किया जा सके। एंड सेकेंड पॉइंट है अफर्म्स दैट ही शी हैज़ नॉट सप्रेस्ड, मिसरिप्रेजेंटेटेड और कंसील्ड एनी फैक्ट विच मे बी मटीरियल टू द रिस्क। और उनसे ये भी एफर्मिटी ली जाती है कि वो किसी भी फैक्ट को कंसील्ड या मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे और किसी भी तरह का रूल नहीं तोड़ेंगे। देन थर्ड पॉइंट आता है एग्रीज दैट दिस डेक्लारेशन अलोंग विद द प्रपोजल फॉर्म शैल फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब डेक्लारेशन और प्रपोजल फॉर्म आपस में मिल जाएं तो वो क्या होगा, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। और अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इस कॉन्ट्रैक्ट में फॉल्स पाई गई, गलत पाई गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, उबर ईमा फाइड्स, जिसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पर लागू होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज फर्दर एग्रीज टू टेक द इंश्योरेंस ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड बाय द इंश्योरर। और फर्दर इस चीज़ पे एग्री होना होगा कि जो भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन हैं वही हमें फॉलो करके चलने होंगे। तो ये थे आपके 3 पार्ट जो कि प्रपोजल फॉर्म के अंडर आते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एट द स्टेज ऑफ प्रपोजल, तो फर्स्ट कौन सा था, प्रपोजल फॉर्म। एंड नाउ सेकेंड इज एज प्रूफ। तो देखिए आपका एज प्रूफ भी लिया जाता है, लाइक आधार कार्ड भी हम कह सकते हैं, वोटिंग कार्ड भी कह सकते हैं, जिस पे आपकी एज स्पेसिफाइड है। सो यहाँ पढ़ते हैं age is an important factor in deciding the quantum or premium against a policy. The document proving the age proof must be reliable and the insured has to undertake as to truthfulness. तो क्या है ये, एक ऐसे तरह का डॉक्यूमेंट है जो आपकी एज को प्रूफ करे। जो आपका एज प्रूफ हो वो क्या हो, रिलायबल हो, और जो इंश्योर्ड है उसे इस बात पे यकीन हो कि जो मैंने एज बताई है वो बिल्कुल सही बताई है। जो एज प्रूफ होना चाहिए बिल्कुल ट्रुथ होना चाहिए। एन इंश्योरर एक्सेप्ट्स दिस डॉक्यूमेंट्स एज स्टैंडर्ड एज एज प्रूफ। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है तो हम वो भी जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फैमिली बाइबल। देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड्स। तो कहीं से भी अगर हमें एज प्रूफ मिलता है तो हम इंश्योरेंस कंपनीज को दे सकते हैं कि ताकि हम पॉलिसी ले सकें। देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सर्विस रजिस्टर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। देन ID card issued by Defense Department and marriage certificates, domicile certificate and passport। तो हम किसी भी तरह से उन्हें एज प्रूफ दे सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। देन नेक्स्ट आपका आता है प्रूफ ऑफ इनकम। सो यहाँ आता है आपका प्रूफ ऑफ इनकम जो आपका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट हमने पढ़ा है प्रपोजल फॉर्म, सेकंड पढ़ा है हमने एज प्रूफ, एंड थर्ड वन इज प्रूफ ऑफ इनकम। अब देखिए जब हम पॉलिसी परचेज करते हैं तो हमें इनकम का प्रूफ भी देना पड़ता है कि हमारी साल की कितनी इनकम है, हमारी मंथली कितनी इनकम है, हमारी क्वार्टरली कितनी इनकम है। तो इसका भी रिकॉर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है, This document may become necessary whenever the sum proposed is very high. Normally, a sum proposed which is 7 to 8 times of the declared income is acceptable for insurance. जो sum प्रपोज किया गया है वो क्या होना चाहिए, आपके डिक्लेयर्ड इनकम से 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ फोकस किस बात का है, 7 to 8 टाइम्स।
तो वही पर्सन को इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी. But proposals do come to the insurer when the known source of income or the proposal is much less compared to the amount of insurance desired. A service holder normally does not face this problem as his sources of income are very feeble. एंड इन केस ऑफ बिजनेस पीपल, जहाँ बिजनेस पीपल के केसेस की बात आ जाती है, द असेस्ड इनकम इज एट टाइम्स मच लेस कंपेयर टू व्हाट इज द डिजायरेबल इनकम फॉर द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस डिजायर्ड. तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पर लगाए गए हैं कि इस तरह से अगर आपकी इनकम होगी तभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी. So these are the documents needed at the stage of proposal. So first is documents, proposal form, then age proof and proof of income. So students, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करना चाहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.